दोस्तों, डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरे दर्जे पर रखा गया है जब बात जान पर बनाती है। कई डॉक्टर दिलो जान से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही डॉक्टर की है। एक ऐसा डॉक्टर जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी है, जिसका आसपास के इलाके में इन्फ्लुएंस भी है और पुलिस उसके नाम से डरती भी है। ये चाहे अवैध कब्जा भी कर ले किसी सरकारी ज़मीन पर तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब ये शख्स अपनी पहुंच का गलत फ़ायदा उठाता है तो किस तरह पुलिस इसे घेरती है, ये उसकी कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आखिर तक बने रहिएगा। बात महाराष्ट्र के सतारा नाम के ज़िले की है। सतारा नाम के ज़िले में एक वाई नाम का इलाका है, वहाँ की है। एक डॉक्टर जिसका नाम संतोष पॉल, एक अधेड़ उम्र का आदमी, यहाँ पर एक झोला छाप डॉक्टर की हैसियत से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले ये एक हॉस्पिटल में काम करता था और हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 8 साल काम करने के बाद इसने अपनी खुद की डिस्पेंसरीज खोल लिया आसपास के गांव में, और कई गांवों में इसकी डिस्पेंसरीज ऑपरेट करती थी। कुल मिला के एक फाइनेंशियली वेल साउंड आदमी था ये। अब बात है 2016 15 जून की। पुलिस के पास एक मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज होती है। एक मंगला नाम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो मिसिंग पाई गई थी। जब पुलिस को ये कंप्लेंट दर्ज की जाती है तब पुलिस तय करती है कि वो मंगला की कॉल डिटेल्स खंगालेगी। जब मंगला की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो इसमें 15 जून से पहले आखिरी बार जो कॉल किया गया था वो कॉल था संतोष पॉल पर। अब चूंकि संतोष पॉल एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है और कई पुलिस वालों को भी इसने अपने चंगुल में फंसा रखा था, कई पुलिस वालों के खिलाफ इसने आरटीआई कर रखी थी, तो पुलिस वाले इसके नाम से कांपते थे। तो पुलिस वाले इस केस में हाथ डालने से पहले डर रहे थे कि किस तरह से संतोष पॉल को घेरा जाए इस पर, लेकिन उनको ये भी था कि अगर संतोष पॉल को घेरा नहीं जा सका तो संतोष पॉल फिर अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इनको और भी ज़्यादा फंसा सकता है। तो जब देखा गया कि आखिरी कॉल संतोष पॉल पर हुआ था लेकिन प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था, तो पुलिस को मजबूरी में संतोष पॉल से पूछताछ करनी पड़ती है। जब संतोष पॉल से पुलिस पूछताछ करती है तो संतोष पॉल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, एक कस्टमर मंगला भी रही होगी, इसका भी कॉल आया होगा, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कॉल आया होगा तो मैंने बुला के इलाज कर दिया होगा या ऐसी कुछ बात हुई, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, अब पुलिस इसको छोड़ देती है, इसको जाने देती है। अब होता क्या है कि पुलिस को लगता है कि इस केस में कुछ और भी अगर मिल सकता है तो वो भी देखना चाहिए। जब पुलिस देखती है कि मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 5 दिन तक मंगला का जो फ़ोन है वो एक्टिव बता रहा था, विच मीन्स कि अगर मंगला मिसिंग है उसके बावजूद अगर उसका फ़ोन एक्टिव बता रहा है तो उसका 2 ही मतलब हो सकते हैं कि या तो मंगला ज़िंदा है और कहीं चली गई है, या फिर मंगला अब इस दुनिया में नहीं है और उसका फ़ोन जो है वो कोई और यूज़ कर रहा है। जब पुलिस इसकी कॉल डिटेल्स को खंगालती है 4 या 5 दिन के बाद भी जो कॉल एक्टिव होता तो पता चलता है कि एक ज्योति नाम की एक औरत है, उस पे जा मिल रहा है इसका जो कॉल है। अमूमन जब पुलिस ज्योति के बारे में सुनती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े होने की वजह ये कि ज्योति वो शख्स है जिसकी संतोष पॉल जो डॉक्टर है उससे काफ़ी नज़दीकी है। कई लोग मानते हैं कि संतोष पॉल जो है उसकी गर्लफ्रेंड वो ज्योति है। तो ज्योति और संतोष पॉल का इस तरह का रिलेशन था कि वो आसपास के गांव, जैसे वाई इलाका है, वाई के पास डोम गांव है जहाँ पर संतोष पॉल की डिस्पेंसरी भी थी, उसका एक पोल्ट्री फार्म भी था। तो पूरे इलाके में इन दोनों का मशहूर था कि इन दोनों का आपस में लव अफेयर चल रहा है। तो जब पुलिस ज्योति को उठाती है और उससे अपने हिसाब से पूछताछ करती है पुलिसिया अंदाज में, तो ज्योति अब चूँकि एक लेडी है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती और वो टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो बताती है कि मंगला जो है उसको डॉक्टर संतोष पॉल ने मार डाला है और अपने डोम गांव के जो फार्म हाउस है जहाँ पर पोल्ट्री फार्म भी है वहाँ पर उसको मारकर गाड़ दिया और उसके ऊपर एक नारियल का पेड़ लगा दिया गया है। अब यहाँ पर पुलिस को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि किसी तरह से संतोष पॉल को घेरा जाए, क्योंकि उनके पास एक गवाह है
तो अब पुलिस सर्च करती है संतोष पॉल को। अब उस वक्त संतोष पॉल मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के वहाँ गया हुआ था। उसको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उसको मुंबई से भी उठाने आ जाएगी। पुलिस मुंबई पहुँचती है, संतोष पॉल को उठाती है और उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसका आमना सामना करवाया जाता है ज्योति से, तब कोई और रास्ता ना देखकर, चूँकि ज्योति ऑलरेडी सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी थी, संतोष पॉल भी टूट जाता है और वो ये बात मान लेता है कि हाँ, मैंने मंगला नाम की एक लड़की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उसका कत्ल किया है। अब यहाँ पर पुलिस को एक चीज़ पता लग चुकी थी कि संतोष पॉल ने मंगला नाम की औरत का कत्ल किया है। अब ये बात अखबारों में छपती है, न्यूज़ चैनल पे दिखाई जाती है। हालांकि ये जो केस था ये बाहर इतना हाईलाइट हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वहाँ पर पता चल जाता है सबको कि संतोष पॉल डॉक्टर जो है, जिसका काफ़ी नाम है, काफ़ी लोग इज्जत करते हैं उसकी, तो उसके ऊपर इस टाइप का केस लगा है। तो अब यहाँ पर सिर्फ मंगला की बात नहीं थी, आसपास के इलाके में लगभग 22 से 25 औरतें थी जो मिसिंग थी। तो अब सभी लोग डिमांड करते हैं कि आप बताइए कि हमारा भी फैमिली का एक मेंबर मिसिंग है, तो उसके बारे में क्या जानकारी। जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तब पुलिस संतोष पॉल से और कड़े रुख से पूछताछ करती है, लेकिन अब यहाँ पर संतोष पॉल उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, नई नई कहानियाँ बताता है। जब पुलिस संतोष पॉल से कहती है कि आपने जो मंगला का कत्ल किया है उसको कहाँ पर दफना है, तब संतोष पॉल उनको बोलता है कि एक डोम गांव में मेरा एक पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के पास ही एक नारियल का पेड़ है, उस नारियल के पेड़ के नीचे मैंने मंगला को मारकर दफनाया है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है और नारियल के पेड़ को हटाया जाता है, उसको काटा जाता है, जेसीबी मशीन, एक्सीवेटर वगैरह ले जाए जाते हैं और खुदाई की जाती है, तो पता चलता है कि यहाँ इसके नीचे एक कंकाल पड़ा मिला हुआ है। कंकाल को लाया जाता है, इसकी डीएनए टेस्टिंग करवाई जाती है और डीएनए टेस्टिंग के बाद ये साबित हो जाता है कि ये जो लाश है ये मंगला की लाश है। और इस तरह से एक कत्ल जो है वो डॉक्टर संतोष पॉल के नाम मंसूब कर दिया जाता है। अब आगे की कहानी में बढ़ते हैं। अब चूंकि बहुत सारे लोग थे, लगभग जैसा मैंने बताया 22 से 25 लोग जो थे, उन्होंने अपनी घर की औरतों की जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज करवा रखी थी। तो पुलिस ज़ीरो इन करती है संतोष पॉल पर और उसको टॉर्चर किया जाता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। तो संतोष पॉल अपनी पूरी कहानी सुनाता है और वो कहता है कि उसने लगभग 7 से 8 औरतों का कत्ल किया है और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। दरअसल 2003 में उसकी एक प्रेमिका थी जिससे ये इश्क करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन जब ये इश्क परवान चढ़ता है और उसकी जो लेडी थी, जो औरत थी, उसकी शादी की तारीख नज़दीक आती है, तो वो संतोष पॉल पर दबाव बनाती है कि संतोष पॉल उससे शादी कर ले। लेकिन संतोष पॉल यहाँ पर मना कर देता है कि वो सिर्फ प्रेम प्रसंग रखना चाहता है, सिर्फ इश्क मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन शादी का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब वो औरत मानती नहीं है और प्रेशर पाइल अप होता जाता है, बढ़ता जाता है, तब संतोष पॉल उसको बुलाता है और उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, क्योंकि इसने पहले भी BEMS का कोर्स किया हुआ है और ये अस्पताल में एज ए कंपाउंडर काम करता था, एनेस्थीसिया देने में बहुत होशियार था। तो ये उस औरत को एनेस्थीसिया देता है। अब एनेस्थीसिया, उसमें आदमी को पता सब रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके हाथ पांव इस तरह से पैरालाइज हो जाते हैं कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो लेडी थी, इसको संतोष पॉल ने बुलाया कि ठीक है, हम शादी करते हैं, आप गहने वगैरह पहन के कहा जाता है कि आप गहने वगैरह पहन के आ जाइए, जो भी जेवरात हैं सारे लेकर आ जाओ, हम शादी कर लेते हैं। जब वो लेडी सोने के कंगन, जेवरात वगैरह पहन कर आती है, तो वहाँ पर संतोष पॉल उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन देने के बाद जो होश बेहोशी की हालत में उस लेडी को वो वहाँ पर पहले से गड्ढा कर देता है, उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है और मिट्टी डाल के उसके ऊपर एक नारियल का पेड़ उगा देता है। अब उसके बाद संतोष पॉल बताता है कि दूसरा जो उसका केस था वो भी कुछ इसी तरह से था, वहाँ पर भी उसका एक प्रेम प्रसंग का मैटर था,
कोई लव अफेयर था और लड़की उस पर शादी के लिए दबाव बनाती है। तो वहाँ पर संतोष पौल वही टैक्टिक अपनाता है, कहता है कि आप सोने के हीरे ज़ेवरात पहन के आओ, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो आती है उसको भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर मार डालता है। लेकिन ये जो सारी कत्ल थे उनमें से एक कत्ल एक आदमी का भी किया था संतोष पौल ने। दरअसल हुआ ये था कि एक सराफा व्यापारी जो था उसका संतोष से लेन देन था। संतोष से वो बहुत सारे पैसे मांगता था, उधार दे रखे थे इसने। तो संतोष पौल उससे कहता है कि आप मुझे 20 तोला सोना और दे दें, पैसे तो आपको मुझे कभी देने ही है, तो अभी के लिए दे दें, मैं बहुत जल्दी आपका पेमेंट कर दूंगा। अब संतोष पौल चूँकि एक नामी गिरामी आदमी उस एरिया का, काफ़ी अच्छी गुडविल उसकी, सभी मानते थे कि इसके पैसे तो कहाँ जाएंगे। तो वो जो सोना वगैरह का, सोना चांदी का जो व्यापारी था, वो संतोष पौल को उसी दिन 20 तोला सोना दे देता है। अब इस बीच में क्या होता है कि उस आदमी की तबीयत खराब होती है। तो संतोष पौल उसको बोलता है कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, आपका इलाज कर देते हैं। जब उसको क्लिनिक पर उसके डोम गांव के फार्म हाउस पे उसको बुलाता है तो वहाँ पर वो उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है और होश बेहोशी की हालत में उसको गड्ढा खोद के, गड्ढा पहले से खोदा हुआ था, उसमें दफना के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर भी नारियल का पेड़ लगा दिया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर चेक करती है तो मंगला की लाश के ऊपर एक नारियल का पेड़ उगाया हुआ था, उसके अलावा 5 नारियल के पेड़ और थे, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि, और सबको खोद कर देखा जाता है तो पता चलता है कि संतोष पौल ने लगभग 6 जनों का कत्ल तो कंफर्म किया ही किया है। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है, वो एक और देखता है कि यहाँ पर एक और इस बीच एक चीज़ और है कि संतोष पौल कहता है कि मेरे सारे जो कत्ल है सारे प्री प्लान्ड होते थे, मुझे सब पता रहता था कि कौन सी तारीख को, कौन से महीने की कौन सी तारीख को, कौन से वक्त पर मुझे किसी शख्स को मारना है, और वो उसके लिए पहले से गड्ढा खोद कर रखता था। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है, उसकी नज़र एक और गड्ढे पर पड़ती है कि ये गड्ढा किसके लिए खोदा हुआ है। जब संतोष पौल से पूछा जाता है कि ये जो गड्ढा है एक्स्ट्रा, ये किसके लिए खोदा हुआ है, तब संतोष पौल बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है ज्योति, जिसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता चली हैं। तो ज्योति को मेरे सारे राज मालूम हैं और मेरा ये था कि हो सकता है कभी ना कभी ज्योति किसी को भी बात उगल सकती है, और जिस दिन उसने किसी के सामने बात उगल दी उस दिन मेरी पोल खुल जाएगी। तो ये आखिरी गड्ढा मैंने ज्योति के लिए तैयार करवाया था, लेकिन खुशकिस्मती से ज्योति बच गई। अब ज्योति को जब ये पता चलता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए राहत की बात ये थी कि चाहे जो भी हुआ हो वो अब संतोष पौल के चंगुल से आज़ाद हो चुकी है। और ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन है और ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी ये की थी वहाँ के आईजी विश्वास नांगरे पाटिल ने। बहुत अच्छे होनहार इंडियन पुलिस के आईपीएस हैं वो। तब जब संतोष पौल को गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है, तो एक दलील ये भी दी जाती है कि संतोष पौल है वो दिमागी रूप से थोड़ा पागल है, थोड़ा विक्षिप्त है, थोड़ा हैंडीकैप्ड है, और उसको इस बात का फ़ायदा मिलता हुआ दिखने लगा कि इसको अगर एक मनोरोगी अगर करार दे दिया जाएगा तो ये जो फुल सज़ा मिलनी चाहिए उससे बच जाएगा। लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इसको मनोरोगी करार ना दिया जाए। ये बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि अगर मनोरोगी होता है, कोई साइकोपैथ होता है, ठीक है, उसको अगर औरतों को मारने का चस्का है, उसको एक खुशी मिलती थी। लेकिन जो उसने सोने और चांदी के व्यापारी को मारा है वो तो बिल्कुल भी उस टाइप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर तो केस था कि उससे पैसे मांग रहा था, और पैसे को मांग रहा था तो परेशान होकर जो डॉक्टर है उसने उसको कत्ल कर दिया। तो ये चीज़ एक मनोरोगी नहीं कर सकता, क्योंकि मनोरोगी होता है वो अंधाधुंध मारता है लोगों, किसी से स्पेसिफिकली इस तरह से प्लान बनाकर उससे बदला नहीं लेता। तो अब ये जो आदमी है संतोष पौल अभी कोल्हापुर की जेल में बंद है, और हाल फिलहाल में सुनने में आया कि उसने जेल में रहते हुए आज से कुछ दिन पहले पिस्तौल के साथ, मतलब आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, उसने पिस्तौल के साथ फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली, जिस वजह से जेल के बहुत सारे पुलिस वाले सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये आदमी दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, और बिल्कुल होशो हवास में इसने लोगों के कत्ल किए हैं।
उम्मीद है कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी। पुलिस इसकी कोशिश पूरी कर रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए दिन नई कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय। शुक्रिया।